नमस्कार, स्वागत है आज के इस ऑनलाइन क्लासेज में। मैं महेंद्र बाना आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 12 के हिंदी मीडियम का चैप्टर नंबर 7 का एक टॉपिक। आज का अपना जो टॉपिक है वो है गैल्वेनोमीटर से संबंधित, यानी धारामापी से संबंधित। और धारामापी किस प्रकार बना हुआ है, इसके प्रकार कितने हैं, ये किस प्रकार इसके लिए हम लोग सूत्र ज्ञात कर सकते हैं, कैसे ये धारा को डिटेक्ट करता है या कैसे ये मेजर करता है। तो आज का अपना टॉपिक है गैल्वेनोमीटर या फिर धारामापी। तो हम लिख सकते हैं नंबर पहली बात कि धारामापी एक विद्युत चुंबकीय युक्ति है, यानी कि ये विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र का कॉम्बिनेशन जो होता है उससे बनाई गई युक्ति है। विद्युत चुंबकीय युक्ति है। इसकी सहायता से नंबर 2 बात, इसकी सहायता से विद्युत धारा या वोल्टता, विद्युत धारा या वोल्टता को संसूचित किया जाता है। संसूचित मतलब डिडक्ट, संसूचित किया जाता है, ये मेन अंतर है, ध्यान रखें। यानी कि वोल्टमीटर केवल करंट को या वोल्टेज को डिडक्ट करता है, केवल सूचना देता है अपने को, या बताता है कि सर्किट में करंट है या नहीं है। ये नहीं बताता कि ये करंट कितना एम्पियर का है या कितना वोल्टेज यहाँ पर विभवांतर का मान है। उसके लिए इस गैल्वेनोमीटर को बदलना पड़ता है एमीटर और वोल्टमीटर में। तो हम कह सकते हैं धारामापी को एमीटर तथा वोल्टमीटर में परिवर्तित करके, वोल्टमीटर तथा एमीटर तथा वोल्टमीटर में परिवर्तित करके धारा व विभवांतर का मान ज्ञात किया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है। एक बात ये आ गई। उसके बाद अपने को ये भी देखना है कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका मतलब धारामापी किसी कुंडली में या धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, ये ठीक है, या किसी कुंडली में धारा प्रवाहित, ये सही लिख दो, कोई बात नहीं, धारा प्रवाहित करके उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर लगने वाले बल आघूर्ण सिद्धांत पर आधारित है, सिद्धांत पर आधारित है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि धारामापी 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 चल कुंडली धारामापी, यानी कि कुंडली है वो मूव करे, तो इसका मतलब मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर। नंबर 2
चल चुंबक धारामापी। चल चुंबक धारामापी का मतलब हो गया मूविंग मैग्नेट गैल्वेनोमीटर। या तो कुंडली घूमे या फिर चुंबक उसके चारों तरफ लगी रहे वो घूमे, तो इस प्रकार के दो धारामापी में हम डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारा ये जो धारामापी है गैल्वेनोमीटर है, ये है मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर, यानी इसके अंदर एक कोयल लगी हुई है छोटी सी, हम कंस्ट्रक्शन में अभी सीखेंगे। और वो कोयल घूमती है और उसके साथ ये पॉइंटर लगा रहता है जो हमें दिखता है, संकेतक जिसको कहते हैं। ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, जिस डायरेक्शन में करंट जाता है, जिस दिशा में धारा प्रवाहित होती है उसी दिशा में ये संकेतक घूमता है। तो कहने का मतलब अगर हम इसको और इंटीरियर देखें तो ये वो गैल्वेनोमीटर का अंदर की स्ट्रक्चर है। ये साइडों में जो लगा है ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन रहता है मैग्नेट, ये चुंबक है। ये हॉर्स शू यानी घुड़नाल चुंबक की तरह है। और इसके अंदर ये कोयल है, छोटी सी कोयल है इसमें। वो कोयल इस प्रकार की है, देखें ढंग से कि इसमें ये जो कोयल है, ये जो मूव कर रही है ये कोयल, ये है वो कोयल कुंडली। और इसको एक करोड़ के ऊपर रख दिया जाता है, यानी यहाँ इसके अंदर एक करोड़ लगा हुआ है लोहे का, उसके अंदर इसको फिट कर दिया जाता है ताकि आसानी से घूम सके। ये इसका वो संकेतक है जो पहले से टूटा हुआ पड़ा, ये इधर ये थोड़ा हिल रहा है वो, ये इस प्रकार। और साथ ही साथ इस कोयल के साथ में यहाँ स्प्रिंग भी लगा दी जाती है ताकि कोयल है, ये स्प्रिंग टूटी हुई इसलिए बैलेंसिंग कंडीशन में नहीं है। ये वो स्प्रिंग है ये जो इस कुंडली को बैलेंस में लाती है। इसके नीचे की साइड यहाँ भी आप देख सकते हो, इधर भी इसमें एक कोयल लगी हुई है, यहाँ पर भी एक कोयल इसमें लगी हुई है ये। और इस कोयल के साथ ये स्प्रिंग है जो इसको बैलेंस में लाने का काम करती है। हम पढ़ेंगे इसके बारे में। हालांकि ये पिवोटेड टाइप का है, इसका प्रकार भी और लिखता हूँ। तो हम पढ़ेंगे चल कुंडली धारामापी, हमारा काम रहेगा चल कुंडली धारामापी। तो नंबर 1 हमारे पास रहेगा चल कुंडली धारामापी। यह धारामापी भी दो प्रकार का होता है, दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 निलंबित या निलंबन कुंडली धारामापी। निलंबन कुंडली धारामापी यानी ऐसा धारामापी जिसमें कुंडली लटकी हुई रहे। ये पिवोटेड है, अभी हमने देखा हो। अंग्रेजी में इसको लिख सकते हैं सस्पेंडेड कॉयल गैल्वेनोमीटर। नंबर 2 पिवोटेड कॉयल गैल्वेनोमीटर का मतलब हो गया, नंबर 2 अपने पास आ गया किलकित कुंडली धारामापी। किलकित कुंडली यानी कुंडली को 2 पॉइंट के बीच में फिक्स कर दें। किलकित कुंडली धारामापी। पिवोटेड कोयल गैल्वेनोमीटर। ठीक, हम लोगों को इन दोनों के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले हम देख लेते हैं निलंबन कुंडली धारामापी सस्पेंडेड कोयल गैल्वेनोमीटर। इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं, वर्किंग देखते हैं कैसे ये काम करता है, डायग्राम भी बनाते हैं इसका अच्छे से। तो निलंबन या फिर निलंबित कुंडली धारामापी, इसमें क्या होगा, इसमें एक आयताकार या फिर वर्ताकार भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें एक आयताकार या वर्ताकार कुंडली
जो तांबे के पतले तथा विद्युत रुद्ध इंसुलेटेड तार के फेरों को एल्यूमीनियम के फ्रेम पर लपेटकर बनाया जाता है। एक बात तो ये हो गई, एल्यूमिनियम का पतला फ्रेम है, एल्यूमिनियम हल्की धातु है इसलिए उसके ऊपर लपेट लेते हैं। दूसरी बात, इस कुंडली को दो शक्तिशाली तथा स्थायी नाल चुंबक अंग्रेजी में बोलते हैं हॉर्स शू, HORSE, हॉर्स शू अंग्रेजी का मीनिंग। हॉर्स शू का मतलब घोड़े के पैर जैसा, घोड़े का जो पैर होता है ना ऐसे वक्राकार, उस टाइप के शेप रहे, ऐसे ये शेप चित्र में समझाएंगे आपको। तो नाल चुंबक का मतलब होता है हॉर्स शू मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट। शक्तिशाली तथा स्थायी नाल चुंबक के ध्रुव खंडों के मध्य, नाल चुंबक के ध्रुव खंडों के मध्य इसे लगाया जाता है। ध्रुव खंडों के मध्य रिक्त स्थान में फास्फर ब्रॉन्ज, एक तार है फास्फर और ब्रॉन्ज धातु का बना हुआ, फास्फर ब्रॉन्ज के निलंबन तार, निलंबन मतलब इस तार से इसको लटकाया जाता है, निलंबन तार से एक मरोड़ी टोपी, हिंदी का शब्द है ये अपने, मरोड़ी टोपी एच से निलंबित रहती है। ये तो हो गई हमारे इस कुंडली के लिए, यानी कि इस कुंडली को दो शक्तिशाली तथा स्थायी नाल चुंबक के ध्रुव खंडों के मध्य रिक्त स्थान में फास्फर ब्रॉन्ज के निलंबन तार से एक मरोड़ी टोपी एच से निलंबित रहती है। इसके बाद अपन इसका डायग्राम बनाते हैं, देखते हैं कैसे है ये। अपन ये देखते हैं कि ये मरोड़ी टोपी क्या है, और इसके बाद मरोड़ी टोपी एच का ऊपरी सिरा एक पेच से टाइट भी कर देते हैं ताकि वायर निकले नहीं वहां से। कैसा इसका डायग्राम है हम देखते हैं, जो बातें लिखी है सारी की सारी सही है क्या ये भी देखते हैं। अच्छा सा एक इसका डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले तो अपने को एक नाल चुंबक का पता करना पड़ेगा, नाल चुंबक कैसी है। उसके बाद एक रेक्टेंगुलर शेप का आयताकार कुंडली भी बनानी है, देखते हैं कैसे बनता है।
ये हमारे पास नाल चुंबक है और शक्तिशाली है। नाल चुंबक, ये इसका एन सिरा यानी नॉर्थ पोल, ये इसका दक्षिणी ध्रुव है साउथ पोल। ये दो नाल चुंबक हो गई। इनके बीच में हम लोग एक आयताकार शेप का, आयताकार आकार की कुंडली लगा देते हैं। ये आयताकार कुंडली, वो भी एल्यूमिनियम के फ्रेम पे लगा देते हैं। ये एल्यूमिनियम का फ्रेम है। इस रिक्त स्थान में इनके टच नहीं होनी चाहिए, फ्री घूमनी चाहिए। इस पे हम वायर लपेट देते हैं। ऐसे वायर लपेट दिए खूब सारे। और इसको कनेक्शन दे दिया हमने फास्फर ब्रॉन्ज वायर से। ये एच वो पॉइंट है जिसको हमने कहा था मरोड़ी टोपी, मतलब इससे हम इसको टाइट कर सकते हैं। इधर उधर अगर अनबैलेंस हो जाए तो इसकी सहायता से इसको सही किया जा सकता है। और इसका कनेक्शन दे दिया जाता है कनेक्शन पॉइंट T1 से, या T2 कह दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एंटरिंग इसका पॉइंट था वो एक स्प्रिंग की सहायता से T1 पॉइंट पर कनेक्शन दे दिया। ठीक, ये वो हमारे पास बार मैग्नेट थे ही। भी बार मैग्नेट, इनको भी एडजस्ट किया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। दूसरी बात, इसके अंदर हमें क्रोड डालनी पड़ेगी। क्रोड के दो उपयोग हैं। एक तो है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा जनरेट कर दे, ये वो क्रोड है। सॉफ्ट आयरन की है, लोहे की, सिलेंड्रिकल। एक इसमें वर्ताकार दर्पण लगा देते हैं, मिरर। ये मिरर इस कुंडली के रोटेशन को हमें शो करेगा। लैंप और स्केल की व्यवस्था से हम इसका घूर्णन प्राप्त कर लेंगे। अब लैंप एंड स्केल क्या होता है ये भी देखने वाली बात है। लैंप एंड स्केल का मतलब, यहाँ से किसी एक लैंप से इस दर्पण के ऊपर प्रकाश गिराएंगे तो वो प्रकाश रिफ्लेक्ट होके हम उसको स्केल पे प्राप्त कर लेंगे। चित्र उसका बनाएंगे, पहले इसका प्रारूप बना लो। लैंप एंड स्केल क्या है उसका भी बाद में चित्र बना देंगे। लैंप का मतलब प्रकाश गिरने वाला लैंप, स्केल का मतलब संकेतक, जिस स्केल मतलब पुट एक प्रकार का जिसमें हमें डिविजन्स दिए हो। कुंडली अगर घूमती है तो साथ साथ में दर्पण भी घूमेगा, तो दर्पण के ऊपर प्रकाश गिर रहा है, वो रिफ्लेक्टेड प्रकाश का स्पॉट यानी वापस जो प्रकाश आ रहा है वो भी साथ साथ में घूमेगा। किसके साथ साथ? दर्पण के साथ साथ। इसलिए वो प्रकाश का स्पॉट कितना घूमता है वो हम मान लेंगे कि इस कुंडली का रोटेशन है या डिफ्लेक्शन है, विक्षेप है एक प्रकार से। डायग्राम बना दो भाई अच्छे से। ये तो है वो फास्फर ब्रॉन्ज का वायर। इसको कवर भी कर सकते हो आप अच्छे से ऐसे, ताकि बाहरी टकराव से ये मुक्त हो जाए ऐसे। नीचे पेच लगा सकते हो आप बैलेंस करने के लिए। इसको बैलेंस करने के लिए नीचे पेच लगा सकते हो। ठीक है, ये इसको पूरा पूरा पैक कर दिया अपन ने।
ठीक है। नीचे लाइन में लिखिए, दो चार बातें लिखना चाहो तो लिख दो। और इसमें ये तो हमारे पास दर्पण है, ये हमारे पास नाल चुंबक है। अब कह दो सर नाल चुंबक ही क्यों लगाया, क्योंकि नाल चुंबक इस पे त्रिज्यक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। त्रिज्यक का मतलब हर दिशा से चुंबकीय क्षेत्र का कोण उसके पृष्ठ के साथ यानी कुंडली के पृष्ठ के साथ 90 डिग्री का कोण बनाए, इसलिए ये नाल चुंबक हमने काम में ली है। ठीक है, ये आगे लिखेंगे हम ये भी बात। चलो, ये वो आपकी मरोड़ी टोपी है, एच मरोड़ी टोपी एच। ये वो संयोजन पेच है। ये क्रोड है, बेलनाकार होता है, ये सॉफ्ट आयरन का बना हुआ। क्रोड नरम लोहे का, नरम लोहे से बना। ठीक है, बना दो डायग्राम ऐसे। और लाइनें लिख देते हैं थोड़ी बनावट में इसकी। फास्फर ब्रॉन्ज, फास्फर ब्रॉन्ज तार पर एक, फास्फर ब्रॉन्ज तार पर एक छोटा सा वृत्ताकार दर्पण भी लगा रहता है। फास्फर ब्रॉन्ज तार पर एक छोटा सा वृत्ताकार दर्पण भी लगा रहता है, जो लैंप और स्केल, पूरी व्यवस्था है ये, लैंप और स्केल व्यवस्था से कुंडली में उत्पन्न विक्षेप को यानी फाई को प्राप्त करता है या से प्राप्त होता है। कुंडली में उत्पन्न विक्षेप प्राप्त होता है या प्राप्त होता है। फास्फर ब्रॉन्ज तार पर एक छोटा सा वृत्ताकार दर्पण भी लगा रहता है, जो लैंप और स्केल व्यवस्था से कुंडली में उत्पन्न विक्षेप ज्ञात करता है। ऐसे कर दो, ठीक है, क्योंकि ये इस तार के साथ साथ घूमता है। एक बात और लिख दो, कुंडली का नीचे का सिरा एक स्प्रिंग से जुड़ा रहता है, जो इसे विक्षेप के बाद साम्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है, जो इसे विक्षेप के पश्चात साम्य स्थिति में लाने का प्रयास करता है।
या प्रयास करती है स्प्रिंग, ये भी बात सही है इसकी। कुंडली पर जो चुंबकीय क्षेत्र लगता है वो त्रिज्यक रूप से लगता है, तो हम ये भी बात कह देंगे। कुंडली अवतल आकार यानी कि नाल चुंबक, अवतल आकार के चुंबकीय ध्रुवों के मध्य रहती है, जिस पर त्रिज्यक रूप से चुंबकीय क्षेत्र, त्रिज्यक रूप से चुंबकीय क्षेत्र आरोपित होता है, आरोपित होता है। जो लाइन देखना है, जो कुंडली के क्षेत्रफल, कुंडली के क्षेत्रफल A के सदैव लंबवत रहता है, ये भी बात जरूरी है, सदैव लंबवत रहता है। थीटा का मान 90 डिग्री रखता है। अब अगर अपन देखें इसका सिद्धांत क्या है, ये अभी हम निलंबित कुंडली ही पढ़ने जा रहे हैं। सिद्धांत, इसका प्रिंसिपल क्या है, तो हम देखते हैं कि जब किसी धारावाही कुंडली में, जब किसी धारावाही कुंडली में या धारावाही कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, तो इस पर एक बल आघूर्ण लगता है, बल आघूर्ण टाउ लगता है। माना निलंबित कुंडली धारामापी, माना निलंबित कुंडली धारामापी में निलंबित, ये ऐसा लिख दो, भी बड़ा लिख दो, निलंबित कुंडली धारामापी में किसी समय कुंडली B के साथ थीटा कोण बनाती है, कोण बनाती है, तो I धारा प्रवाहित करने पर बल आघूर्ण टाउ बराबर
सीधा सीधा सूत्र है, n फेरों की संख्या हो, I धारा हो, क्षेत्रफल a हो, तो NIAB साइन थीटा होता है इसका सूत्र, NIAB साइन थीटा। हम कहते हैं कि चूंकि B त्रिज्यक रूप से लगता है, अतः थीटा तो 90 डिग्री रहता है, जिससे साइन 90 डिग्री का मान 1, अतः टाउ बराबर आ गया NIAB। एक बात तो ये। दूसरी बात अपन कहेंगे टाउ डिफ्लेक्शन के कारण, ये एक प्रकार से टाउ डिफ्लेक्शन ही है। टाउ डिफ्लेक्शन के कारण कुंडली अपनी साम्यावस्था से विक्षेपित हो जाती है। कितने कोण से? फाई कोण से विक्षेपित हो जाती है। अतः फास्फर ब्रॉन्ज जिस पे लटकी हुई है, फास्फर ब्रॉन्ज तार में ऐंठन उत्पन्न हो जाती है, ऐंठन उत्पन्न हो जाती है। तब प्रत्यास्थ सीमा में बल आघूर्ण समानुपाती रहता है विक्षेप के, यानी कि टाउ समानुपाती रहता है फाई के, विच इंप्लाइज टाउ इज इक्वल टू आ जाता है सी फाई। सी है ऐंठन नियतांक, सी का मान है ऐंठन नियतांक कह सकते हो आप इसको, या ऐंठन बल युग्म कह सकते हो आप, ऐंठन बल युग्म नियतांक भी कह सकते हो। तो समीकरण 1 और 2 को बराबर रखो, ये प्रत्यास्थता के कारण वापस आने का प्रयास करता है। देखते हैं क्या होता है। समीकरण नंबर 2 दे सकते हैं इसको। इसका मतलब सी फाई बराबर आ गया NIAB, तो फाई इज इक्वल टू आ गया NAB अपॉन सी इंटू फाई। सही बात है। इसका मतलब फाई समानुपाती आई आ गया, जितनी धारा प्रवाहित करोगे उतना ही विक्षेप उत्पन्न हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, जहां NAB अपॉन सी जो है वो एक नियतांक हो गया, एक नियतांक है, और इसे धारामापी का परिवर्तन गुणांक भी कहते हैं। इसे
के बराबर कह दो, ये बेटर रहेगा। इसको के में रिवर्स कर, इसे धारामापी का परिवर्तन गुणांक भी कहते हैं। कहने का मतलब हमारे पास फाइनल उत्तर ये आ गया और इसी से हमें पता चल गया ये अर्थात निलंबन धारामापी, निलंबन कुंडली धारामापी एक ही बात, निलंबन धारामापी में विक्षेप कुंडली में प्रवाहित धारा के समानुपाती है। सिंपल सी बात। कंस्ट्रक्शन अच्छे से पता होनी चाहिए इसकी, क्या क्या इसमें लगा है, मिरर कहाँ लगा है, स्प्रिंग कहाँ लगी है, ये सब चीज़ें। और टॉर्क टाउ का मान क्या है, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ रखा है कि टाउ का मान जो है किसी आयताकार कुंडली में NiAb होता है और प्रत्यास्थता के कारण आता है C फाई। दोनों को बराबर रखते ही फाई और आई के बीच का रिलेशन आ गया। अगला अपना टॉपिक रहेगा इसकी कार्य विधि कैसे है, यानी फाई का मान अपन और दूसरे तरीके से कैसे निकालें। फिर आगे कुछ टॉपिक देखते हैं। तो इसकी कार्य विधि अपने पास आ जाएगी। कार्य विधि में अपन लिख सकते हैं निलंबित कुंडली धारामापी में विक्षेप फाई का मान लैंप एंड स्केल व्यवस्था से प्राप्त करते हैं। लैंप एंड स्केल व्यवस्था से प्राप्त करते हैं। अब ये लैंप एंड स्केल व्यवस्था है कैसी, थोड़ा ध्यान दें। जैसे ये फास्फर ब्रोंज का वायर है, इसके साथ हमारे पास ये आयताकार कुंडली लगी हुई है, ये आयताकार कुंडली लगी हुई है जिसके अंदर से क्रोड गुजर रहा है। एक ये क्रोड है, और इसको वापस बैलेंस में लाने के लिए हमारे पास स्प्रिंग है। हम लैंप एंड स्केल व्यवस्था की बात करेंगे, अभी देखेंगे किस प्रकार की कंसेप्ट है। ये हमारे पास दर्पण था, इधर ये हमारे पास वो स्केल है, ये इसका 0 पॉइंट है। यहाँ वो एक लैंप लगा हुआ है जिस वजह से लाइट गिरी जाती है। ये एक बल्ब है इसमें जो लाइट इंड्यूस कर रहा है और इससे लाइट फोकसित होकर इस मिरर पे गिरेगी। इस लैंप के साथ ही एक स्केल लगी हुई है। ये स्केल लगी हुई है, यहाँ 0 पॉइंट, इधर भी 1 सेंटीमीटर,
2 सेंटीमीटर 3, इस प्रकार 100। इधर भी 1 सेंटीमीटर 0 के 2 सेंटीमीटर 3, ये स्केल है। ये स्पॉट यानी ये जो लाइट थी प्रकाश बिंदु, ये वापस आके इस स्केल पे गिरता है। इनिशियली जब करंट नहीं फ्लो होता तब ये स्पॉट रहता है 0 पर, लेकिन जैसे ही हम इसमें करंट फ्लो करेंगे, इसमें करंट फ्लो करेंगे तो करंट फ्लो करते ये कोयल घूमेगी, ये एन और एस पोल है इसके, कोयल घूमेगी तो मिरर भी घूमेगा साथ साथ। और मिरर कितना घूमता है, एक बार मिरर इस साइड में जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब ये एंगल यहाँ से जो बनाएगा वो फाई, फिर दूसरी बार इधर से घूम के इधर जाएगा, ये भी इसके साथ बनाएगा, वो है फाई एंगल। तो टोटल कितना एंगल हो गया 2 फाई। यानी कि इसमें यहां से अगर ये दूरी मैं कैपिटल डी मानूं, कैपिटल डी डिस्टेंस मानूं, तो ये 2 फाई का जो मान आ रहा है, और ये जो मैंने कह दिया है कि स्केल पर इसकी जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है, टोटल कितना डिफ्लेक्शन आया स्मॉल डी। तो एक प्रकार से ये इस प्रकार का त्रिभुज बन गया अपने पास, इस प्रकार का, ये फाई एंगल, ये भी फाई, टोटल 2 फाई। ये इसका आधार कह दो, चाहे ये इसका लंब कह दो, या ये लंब सामने वाला रिया इसका आधार। हमारे पास tan 2 फाई कोण का मान आ जाएगा लंब बटा आधार। यदि फाई बहुत छोटा हो तो tan फाई जो है या tan 2 फाई जो है नियरली इक्वल टू 2 फाई के बराबर आएगा, और इसका मान आएगा d अपॉन कैपिटल D। तो विच इम्प्लाइज फाई इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा d अपॉन 2 कैपिटल D। यानी कि फाई का जो मान है वो मैं स्मॉल d अपॉन 2 इंटू डी के बराबर रख लेता हूँ। ये लैंप एंड स्केल व्यवस्था से आ जाता है। ये डायग्राम बनाना चाहो तो बना सकते हो, नहीं बनाओ तो डायरेक्ट ये लिख सकते हो। लिखो, लैंप एंड स्केल व्यवस्था से ज्ञात किया जाता है। इसके बाद मैं नीचे लिखूंगा यदि धारामापी में I एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए, तो I एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाए तो कुंडली फाई कोण से विक्षेपित, फाई कोण से विक्षेपित होगी, फाई कोण से विक्षेपित होगी तथा स्केल पर डी विक्षेप प्राप्त होगा। स्केल पर डी विक्षेप प्राप्त होगा तथा दर्पण 2 फाई कोण से घूमेगा। मतलब एक बार रोटेट इधर फाई कोण से, दूसरी बार वापस 0 पर आके फिर इधर और घूमेगा, तो टोटल उसका डिफ्लेक्शन हो जाएगा 2 फाई। ये अपने पास कंस्ट्रक्शंस आ गई इसकी। इसका मतलब ये हुआ कि हमने पहले ये पढ़ रखा है कि फाई तो प्रोपोर्शनल होता है करंट के, सिंस फाई तो प्रोपोर्शनल था करंट के, लेकिन इस साथ ही साथ स्मॉल डी के भी प्रोपोर्शनल में आ रहा है, क्योंकि लैंप एंड स्केल के बीच की दूरी तो फिक्स है।
लैंप से मिरर के बीच की दूरी तो फिक्स है कैपिटल डी, तो फाई किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? डिफ्लेक्शन डी के ओर। आगे का टॉपिक लिखें, धारामापी की सुग्राहिता। धारामापी की सुग्राहिता, सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। नया टॉपिक फिर आ गया, धारामापी की सुग्राहिता। धारामापी की सुग्राहिता, यह धारामापी अधिक सुग्राही होता है। सुग्राही होता है, अधिक सुग्राही होता है। जो इसकी कुंडली में, जो इसकी कुंडली में एकांक धारा या विभवांतर आरोपित करने पर विक्षेप उत्पन्न करता है। विक्षेप उत्पन्न करता है। सेंसिटिव होने का मतलब अगर थोड़ा सा भी करंट जाए तो डिफ्लेक्शन शो कर दे, वो सेंसिटिविटी कहलाती है। और इस प्रकार से सेंसिटिविटी दो प्रकार की हो जाएगी। नंबर एक तो हो जाएगी धारा सुग्राहिता। धारा सुग्राहिता सेंसिटिविटी मतलब करंट का मान अगर यूनिट हो और डिफ्लेक्शन आ जाए तो वो कहलाता है करंट सेंसिटिविटी। यानी एकांक धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त विक्षेप धारा सुग्राहिता कहलाती है। धारा सुग्राहिता कहलाती है। यदि I धारा प्रवाहित करने पर, गैल्वेनोमीटर में अगर I एम्पियर की धारा प्रवाहित करो और डिफ्लेक्शन फाई आ जाए, I धारा प्रवाहित करने पर फाई विक्षेप उत्पन्न होता हो तो धारामापी की धारा सुग्राहिता SI बराबर आ जाएगा फाई अपॉन I। यानी एकांक धारा यूनिट करंट दे रहे हैं, डिफ्लेक्शन फाई आ गया। दूसरा हमारे पास एक फार्मूला ये भी है, हमने एक सूत्र ये भी ले रखा है, सिंस फाई इज इक्वल टू, हमने एक सूत्र ले रखा था NIAB अपॉन C। इसका मतलब अगर मैं ये सूत्र इसमें काम में लूँ तो SI का जो मान है, I फॉर करंट, एम्पियर करंट के लिए, तो उसका मान आ जाएगा NAB अपॉन C। नियतांक मान के बराबर आएगा। जहां C का मान या C बराबर अपने पास आता है नीटा पाई R की पावर 4। 11th क्लास से है ये, नीटा पाई R की पावर 4
बटा 2L, ये C का मान है। और नीटा जो है वो है प्रत्यास्थता गुणांक या अपरूपण गुणांक। नीटा है प्रत्यास्थता गुणांक तार का। R है तार की त्रिज्या। L है तार की लंबाई। इससे अपने पास C का मान जैसे ही रखेंगे तो SI का मान आ जाएगा। अगली अपने पास सुग्राहिता आ जाएगी वोल्टता सुग्राहिता, यानी एकांक विभवांतर अप्लाई करने से विक्षेप का मान वोल्टता सुग्राहिता कहलाती है। तो वो भी लिख दो। वोल्टता सुग्राहिता 2 लाइन का टॉपिक है। वोल्टता सुग्राहिता, वोल्टता सुग्राहिता एकांक विभवांतर आरोपित करने पर प्राप्त विक्षेप वोल्टता सुग्राहिता कहलाती है। अर्थात SV फॉर वोल्टेज phi/V आ जाएगा। phi/V आपको याद रखना है। फाई का मान तो अपने पास पहले से पड़ा ही है। phi/V का जो मान होता है वो होता है I/R। चूंकि R बराबर है G, धारामापी का प्रतिरोध, धारामापी का कुंडली का प्रतिरोध या धारामापी का प्रतिरोध एक ही बात है। तो phi/I देखो ढंग से क्या सूत्र था। phi/I था SI, इसका मतलब ये आ जाएगा SI बटा R। R की जगह अपने पास आ जाएगा G। ये आंसर आ गया। तो धारामापी की वोल्टता सुग्राहिता का भी सूत्र आ गया SI बटा G। अगर इसको SV के रूप में लिखें तो NAB बटा C/G आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक रहता है धारामापी का दक्षतांक। तो दक्षतांश में मतलब हो गया एकांक विक्षेप उत्पन्न करने के लिए प्राप्त धारा या वोल्टता का मान। अगला टॉपिक फिर लिख दो, 2 लाइन का है। धारामापी का दक्षतांक, फिगर ऑफ मेरिट। दक्षतांक के लिए अपन कह सकते हैं कि एकांक विक्षेप उत्पन्न करने के लिए प्राप्त धारा या वोल्टता का मान। धारामापी में एकांक विक्षेप के लिए आवश्यक धारा के मान को धारामापी में एकांक विक्षेप प्राप्त करने के लिए आवश्यक धारा का मान धारामापी का दक्षतांक कहलाता है। दक्षतांक
कहलाता है। इसका मान x बराबर, दक्षतांक को x से रिप्रेजेंट करते हैं। एकांक डिफ्लेक्शन मतलब फाई उत्पन्न करने के लिए करंट I का मान, एक प्रकार से ये मान आ गया 1/φ/I, दैट इज बिकम 1/SI। इसका मतलब धारामापी की सुग्राह्यता का व्युत्क्रम, धारामापी की सुग्राह्यता का व्युत्क्रम धारामापी का दक्षतांक कहलाता है। धारामापी का दक्षतांक कहलाता है। अगला अपना टॉपिक रहेगा किलकित धारामापी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।